भाई अभी आए नहीं यार सभी दिवाली से। हम्म। छुट्टियां मना रहे हैं। चलो बढ़िया। नाउ लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम? पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट है ना। एक बार मुझे नोट्स दिखा दो यार प्लीज कोई। लो चलिए लिखिए। पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। सबसे पहले लिखिए विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। पहली हेडिंग इसमें डालिए विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड all the executive powers. Constitution has vested all the executive powers of Union in the office of President. In the office of President, he has been given many powers. He has been given many powers under Article 74. He has been given many powers. However, under Article से पहले however लिखिए. However, under Article 74, these powers are to be used on the advice of Council of Ministers. However, under Article 74, these powers are to be used on the advice of Council of Ministers. Next line में लिखिए further nowhere under Constitution the discretionary powers of President nowhere under Constitution the discretionary powers of President are explicitly discussed. Thus he appears to be more thus he appears to be more of a nominal head. Thus he appears to be more of a nominal head. ठीक है।
देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई है, बट 74 बोलता है कि सारी पावर्स को कैसे एक्सरसाइज करेंगे, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डन। आगे हम लिख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को एक्सप्लिसिट पावर नहीं दी गई है, एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट ये पावर अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। ठीक है। सो देयरफॉर हम कंक्लूड कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही अपीयर्स टू बी मोर ऑफ अ नॉमिनल हेड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से ये नॉमिनल हेड है। डन। सेकंड लिखिए, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बी लिखिए, सेकंड इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या बोलता है? लिखिए, सुप्रीम कोर्ट इन नंबर ऑफ केसेस, सुप्रीम कोर्ट इन नंबर ऑफ केसेस लाइक राम जवाया कपूर केस, राम जवाया कपूर केस एंड आरसी कूपर केस, एंड आरसी कूपर केस clarified the position of president, clarified the position of president to held that president is only a nominal head, to held that president is only a nominal head and wherever the constitution says, and wherever the constitution says that it is the satisfaction of president, that it is the satisfaction of president, then it is not the personal satisfaction, then it is not the personal satisfaction of president, then it is not the personal satisfaction of president, rather it is satisfaction of council of ministers, rather it is satisfaction of council of ministers। देखा था ना यार, आर्टिकल 123 में सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ था, ऑर्डिनेंस प्रमलगेशन के आर्टिकल में, याद है? हमने बोर्ड पे देखा था। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में बोला है कि प्रेसिडेंट इज ओनली अ नॉमिनल हेड, और सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि यदि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा भी हुआ है कि दिस विल बी डन एज पर द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसका मतलब प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, बल्कि किसकी सेटिस्फेक्शन है? सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इज दिस क्लियर? तो इसमें आगे लिख लीजिए, therefore therefore president is always supposed, therefore president is always supposed to be guided by council of ministers, therefore president is always supposed to be guided by council of ministers। इज दिस क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट भी बेसिकली इनको नॉमिनल हेड बोलता है। थर्ड लिखिए, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। इसमें लिखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर said that Indian president, Dr. B R Ambedkar said that Indian president occupies the same position, occupies the same position as occupied by king or queen of England,
Indian president occupies the same position as occupied by king or queen of England, as he only as he only represents the country as he only represents the country but does not rule but does not rule. Thus thus he has to be a he has to be a figurehead. Thus he has to be a figure figurehead. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, contrary to this view contrary to this view, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद argued that Indian president cannot simply be a rubber stamp. Dr. Rajendra Prasad argued that Indian president cannot simply be argued that Indian president cannot simply be a rubber stamp just because British monarch is just because British monarch is because unlike British monarch Indian president is not a hereditary ruler. Because unlike British monarch, Indian president is not a hereditary ruler, but he is elected and only a good president who can assert himself and only a good president who can assert himself on constitutional values only a good president who can assert himself on constitutional values can be elected डन. नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ, एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड. एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड. इसमें लिखिए, many presidents have used their limited powers in a creative and assertive manner to uphold the values of democracy and constitution. And they have been called as activist presidents. ये याद है आपको एग्जांपल्स? के आर नारायणन और कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो तो अभी सर्विंग है. ठीक है,
आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, अगर पेपर में क्वेश्चन आए यू कैन कोट द एग्जाम्पल्स कि किस तरह से ज्ञानी जैल सिंह इनोवेटेड पॉकेट विटो, किस तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूज सस्पेंसिव विटो, किस तरह से के आर नारायणन सेव्ड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार फ्रॉम प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, किस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिफ्यूज्ड टू प्रोक्लेम स्टेट इमरजेंसी इन द स्टेट ऑफ केरला, है ना, तो आप इसको लिख सकते हो। किस तरह से प्रणब मुखर्जी रेप्रीमांडेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमने पढ़ा था ना अंडर कन्वेंशंस जो प्रेसिडेंट है वो वार्निंग भी दे सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और उनको एंकरेज भी कर सकते हैं। प्रणब मुखर्जी ने वार्निंग दी थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। डन, यू कैन यूज द एग्जांपल्स। आगे लिखिए। हाउएवर हाउएवर few other presidents however few other presidents are are sarcastically sarcasm समझते हैं, are sarcastically called as called as PM's presidents who has mostly agreed with council of ministers who have mostly agreed with council of ministers and have not asserted themselves and have not asserted themselves। इज दिस क्लियर? इसके एग्जांपल्स पेपर में नहीं लिखने, ठीक है, पेपर में किसी का नाम नहीं लिखना, वैसे आपको पता है वीवी गिरी, फकरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, प्रतिभा पाटिल, बात समझ आई? सो बेसिकली दे आर सार्कास्टिकली नोन एज पीएम्स प्रेसिडेंट्स, कि इन्होंने तो हर एक बात मानने का काम किया, कहीं पे भी अपने लिमिटेड पावर्स को यूज नहीं किया। इज दिस क्लियर? तो हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, लिखिए। सो इट इज नॉट ओनली द पावर एंड पोजीशन ऑफ दिस ऑफिस, सो इट इज नॉट ओनली द पावर एंड पोजीशन ऑफ दिस ऑफिस which makes the difference which makes the difference but the very personality of person but the very personality of person which can make the difference which can make the difference। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? सो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, देखो यूपीएससी मेंस में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल आ चुका है, आपको सब पता है, ठीक है, पावर्स के ऊपर भी सवाल आ सकता है, मुझे नहीं लगता कि आप टैकल नहीं कर पाओगे, इट विल बी द इजीएस्ट क्वेश्चन अगर आया तो, ठीक है, और प्रेसिडेंट की पावर ऑफ और पोजीशन के ऊपर भी सवाल आ सकता है, वो किसी भी तरह से घुमा के आपको पूछ सकते हैं, बट वो पूछना यही चाहेगा कि इंडियन प्रेसिडेंट रबर स्टैंप है या पावरफुल ऑफिस है। डन। तो आपको इसी तरह से इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या थॉट्स थे, और एक्चुअल में पोजीशन क्या है। डन। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? चलिए नाउ कंक्लूड कर लीजिए, कंक्लूजन लिखिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर प्रेसिडेंट के आर नारायणन अकॉर्डिंग टू फॉर्मर प्रेसिडेंट के आर नारायणन इंडियन प्रेसिडेंट is like an emergency lamp. Indian president is like an emergency lamp or lighthouse which is quite not visible which is quite not visible or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal times, but when the emergency strikes, it is visible. Or assertive in normal
which is quite not visible or assertive in normal times, but it is able to show the right path to democracy, but it is able to show the right path to democracy at the times of threats to democracy, at the times of threats to democracy or constitutional crisis, at the times of threats to democracy or constitutional crisis. Is this clear? बात समझ आ गई? पक्का? अगर यही आपसे उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछ ली कि it is argued that Indian president is like a lighthouse or emergency lamp which is not quite visible at the time of light but is assertive at the time of dark, comment या फिर discuss, फिर ये आपसे वही पूछ रहे हैं. Is this clear? He is asking you the power and position of Indian president. Is this clear? बात समझ आ गई? पक्का? आपका होमवर्क है, घर पे जाके आप देखेंगे कि कौन कौन भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं. किसी को नाम याद है? पता है शुरू से लेके अब तक कौन कौन भारत के प्रेसिडेंट बने हैं? ठीक है, देखो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ही इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब इलेक्ट किया था इनको? कब? कब है? शाबाश, ठीक है, बहुत सही जा रहे हो तुम. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950. अरे भाई, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रेसिडेंट की. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. ही वॉज इलेक्टेड ऑन 9 दिसंबर. ठीक है, 9 नहीं 11 दिसंबर को. डन. 11 दिसंबर 1946 को इलेक्ट हुए थे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे. भारत के प्रेसिडेंट कब बने थे? 24 जनवरी 1950. डन. एंड ही वॉज इलेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसके बाद क्या हुआ यार? उसके बाद देखो, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करती है? लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. बट क्योंकि तब भारत में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनको इलेक्ट करने का काम किया. डन. जब 1952 में भारत में पहली बार इलेक्शंस हुए और जब भारत में लोकसभा बनी, राज्यसभा बनी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी, तो फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कराए गए. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वो कितनी टर्म के लिए इलेक्ट किया था? जब तक भारत में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज नहीं बनती हैं. जब 1952 में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज बनी, फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, 52 से 57 तक वो प्रेसिडेंट रहे और फिर 57 में फिर से ही वाज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 टाइम्स. बात समझ आई? पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इलेक्ट किया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब तक इलेक्ट किया? जब तक लोकसभा, राज्यसभा और असेंबलीज नहीं बनती हैं. इज दिस क्लियर? जब लोकसभा, राज्यसभा और असेंबलीज बनी 1952 में, तब उन्होंने इलेक्ट किया. उसके बाद फिर से एक बार इलेक्ट हुई. डन. इट इज योर होमवर्क. कल आप देख के आएंगे कि कौन कौन भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं. सबसे ज्यादा मार्जिन से कौन जीते, सबसे कम मार्जिन से कौन जीते, हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? कौन थे? प्रतिभा पाटिल. कौन सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे कम मार्जिन से कौन जीते थे? वीवी गिरी। ठीक है। दूसरी बार सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग किस केस में हुई थी? व्हेन वीवी गिरी वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। एंड हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है। इससे पहले डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी सर्व्ड एज द मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस बार के एचएएस प्री में सवाल था ये। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? तो प्लीज एक बार लिस्ट उठाना प्रेसिडेंट्स की और उसको ध्यान से देखना। ठीक है। और अगर हो सके तो सभी प्रेसिडेंट्स के बारे में गूगल करना और दो दो लाइनें वैसे ही बस पढ़ लेना। कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पढ़ लेना कि ये कहाँ से थे, क्या क्या करते थे, किस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव थे। इज दिस क्लियर? इट विल, दिस एक्सरसाइज विल टेक ओनली 1 आवर। 1 घंटा लगेगा आपका। इज दिस क्लियर? क्योंकि पूछ चुका है एचएएस। ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ कि एचएएस ने ऐसा सवाल पूछा कि डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी बिफोर बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हेल्ड द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर अंडर यूनियन गवर्नमेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। आगे हो सकता है वीवी गिरी के बारे में पूछ ले, ऐसे ही कुछ। वीवी गिरी वॉज ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात समझ आई? तो प्लीज इन पर्सनैलिटीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है। डन। नाउ लास्ट टॉपिक इन प्रेसिडेंट, वो लिखिए टर्म ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। टर्म, TERM। कितने समय के लिए इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 5 years। ठीक है। लिखिए ही इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ही इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years but he remains in the office, but he remains in the office until his successor assumes charge. He remains in the office until his successor assumes charge. Further, he can be re-elected any number of times. Further, he can be re-elected any number of times. देखिए इसको थोड़ा सा समझना है यार। टर्म ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है, कितनी टर्म होती है? हम बोल रहे हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट की टर्म कितनी है? 5 साल। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये 5 साल कब से काउंट होंगे? जिस दिन वो इलेक्शन जीत गए? नहीं। हाँ, ये 5 साल उस दिन से काउंट होंगे जिस दिन he has entered the office. He has entered the office. Is this clear? Just for example, मान लो 11 जनवरी 2024 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। डन। और 11 जनवरी 2024 को ए वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डन। बट ए हैज एज्यूम्ड द चार्ज, ए हैज एज्यूम्ड द चार्ज, मतलब ए ने चार्ज कब एज्यूम किया? ए ऑफिस में कब एंटर किए? 15 जनवरी 2024। तो 5 साल कब से स्टार्ट होंगे? जिस दिन इन्होंने चार्ज एज्यूम किया। इज दिस क्लियर? 5 साल कब से शुरू होंगे? जिस दिन इन्होंने चार्ज एज्यूम किया, मतलब जिस दिन ही एंटर्ड द ऑफिस। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? अब इनका टेन्योर कब तक है यार? इनका टेन्योर है 14 जनवरी 2029 तक, है ना? 14 जनवरी 2029 तक इनका टेन्योर है, रात को 12 बजे तक। इज दिस क्लियर?
अब होता क्या है यार, जितना टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, उस टेन्योर से पहले ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करा लिए जाते हैं। उसके खत्म होने से पहले ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करा लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अगली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कराए जाएंगे, हो सकता है वो 10 जनवरी 2029 को ही करवा लिए जाएं। इज दिस क्लियर? और 10 जनवरी 2029 को बी इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बी चार्ज एज्यूम कब करेंगे? जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर? होता क्या है, इट इज अ प्रैक्टिस कि प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होने से पहले एडवांस में ही नए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करा लिए जाते हैं। डन। लेकिन जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, वो ऑफिस कब एज्यूम करते हैं, चार्ज कब एज्यूम करते हैं? जब पुराने का टेन्योर खत्म हो जाता है। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि दो द टर्म ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज 5 years, इनकी टर्म कितनी है यार? 5 साल है। ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर 5 साल पूरे हो चुके हैं और इनका सक्सेसर अब तक इलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब नया प्रेसिडेंट फॉर एनी रीजन, मान लो इलेक्शंस नहीं करा पाए, या फिर इलेक्शंस में कोई दिक्कत आ गई, वो इलेक्शंस पूरे नहीं हुए, काउंटिंग नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई और इनका सक्सेसर इलेक्ट नहीं हुआ, तो ये ज्यादा समय के लिए भी ऑफिस में रह सकते हैं। इज दिस क्लियर? मान लो 14 जनवरी 2029 तक नया प्रेसिडेंट नहीं बना, 18 जनवरी 2029 तक भी प्रेसिडेंट नए नहीं बने, तो बेसिकली दिस प्रेसिडेंट ए कैन रिमेन इन ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years। ए अपने 5 साल की टर्म से ज्यादा समय के लिए भी ऑफिस में रह सकते हैं, जब तक इनका सक्सेसर चार्ज एज्यूम नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? हमने पढ़ा था आर्टिकल 52। व्हाट डज आर्टिकल 52 सेज? दैट देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बोला था कि ये एंड में बताऊंगा। शेल बी का मतलब यही है कि भारत में एक प्रेसिडेंट रहेगा ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। इंडिया विल ऑलवेज रिमेन अ रिपब्लिक। कभी भी भारत में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि भारत में प्रेसिडेंट नहीं है। इज दिस क्लियर? तो गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन दैट देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में प्रेसिडेंट रहेंगे ही रहेंगे, ये बेसिकली प्रोविजन रखा गया है कि भाई ही कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज। जब तक इनका सक्सेसर चार्ज एज्यूम नहीं करता है, तब तक ये ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं 5 साल से ज्यादा में। इज दिस क्लियर? और 5 साल किस दिन से काउंट होंगे? जिस दिन इन्होंने बेसिकली चार्ज एज्यूम किया है, जिस दिन इन्होंने ऑफिस में एंटर किया है। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? पक्का? दिस इज द टर्म ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। फर्दर हमने लिखा है ही कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अभी प्रेसिडेंट है, अगली बार इलेक्शन जीत जाओ फिर से बन जाओ, फिर जीत जाओ फिर से बन जाओ। आप 10 बार इलेक्शन जीत सकते हैं, तो 10 बार इलेक्शन जीतिए और 10 बार भारत के प्रेसिडेंट बनिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। इज दिस क्लियर? यूएस में क्या होता है, यूएस में एक पर्सन सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। इज दिस क्लियर? ही कैन बी री इलेक्टेड ओनली वंस। 2 times नहीं, वंस। ही कैन बी री इलेक्टेड ओनली वंस। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? दिस इज अबाउट द टर्म ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। क्लियर है ये? पक्का? नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। भाई कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस इज वैकेंट, है ना? वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है? डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, है ना? या फिर प्रेसिडेंट साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर प्रेसिडेंट साहब की इम्पीचमेंट हो गई।
इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटाना। इज दिस क्लियर? कोई ऐसे प्रेसिडेंट हैं हु डाइड इन ऑफिस? जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन ही डाइड। इज दिस क्लियर? एक और है, एक और है हु डाइड इन ऑफिस, देखना। ठीक है, प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ना है ना आपने, देखना। नाउ, तो सबसे पहले तो अगर प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो जाती है तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, है ना? या फिर प्रेसिडेंट साहब रेजिग्नेशन दे देते हैं तब भी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अगर रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या फिर थर्ड इज इम्पीचमेंट। इज दिस क्लियर? नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटाना, उनको उनकी पोस्ट से, उनको उनके पद से हटाना। इज दिस क्लियर? इसको ध्यान से सुनो पहले। नाउ देयर आर टू वर्ड्स, इम्पीचमेंट एंड रिमूवल, है ना? रिमूवल का मतलब भी तो हटाना ही होता है, रिमूवल ऑफ पर्सन फ्रॉम दिस पोस्ट, है ना? इम्पीचमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम दिस पोस्ट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को भी अगर आपको हटाना है तो क्या वर्ड यूज किया हुआ है? रिमूवल। बट अगर प्रेसिडेंट साहब को हटाना है तो क्या वर्ड यूज किया हुआ है? इम्पीचमेंट, है ना? तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पीचमेंट एंड रिमूवल? इम्पीचमेंट और रिमूवल के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, इम्पीचमेंट जो है यार, इम्पीचमेंट इज अ प्योरली लेजिस्लेटिव प्रोसेस, इट इज प्योरली अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस और प्रोसीजर। इज दिस क्लियर? जो रिमूवल होता है यार, रिमूवल इज अ एग्जीक्यूटिव प्रोसेस that also may include legislative procedure। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मैं फर्क बताता हूं आपको एग्जांपल लेके। ठीक है, बस ये याद रखो, इम्पीचमेंट इज अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस और प्रोसीजर एंड रिमूवल इज अ एग्जीक्यूटिव प्रोसेस दैट में इंक्लूड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर भारत में आपको किसी को भी रिमूव करना है ना, आपको पीएम को रिमूव करना है, इलेक्शन कमिश्नर, कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव करना है, यूपीएससी के मेंबर को रिमूव करना है, चेयरपर्सन को रिमूव करना है, ठीक है? आपको बेसिकली किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, आपको हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो इन सबको रिमूव कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको रिमूव कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है यार? ही इज अ एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, अब देखो, प्रेसिडेंट इनको रिमूव करेंगे लेजिस्लेचर की रिकमेंडेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना है तो क्या होगा? पार्लियामेंट एक मोशन पास करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा एक मोशन पास करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा जब मोशन पास करेंगे तो इस मोशन को पास करके, इस रेजोल्यूशन को पास करके, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करेंगे कि आप प्लीज सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर जज को रिमूव कर दीजिए, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर जज को रिमूव करेंगे। इज दिस क्लियर? माने इस सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कौन कर रहा है? मैं। किसके कहने पे? पार्लियामेंट के कहने पे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज इन्वॉल्व ना, प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव, तो रिमूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है ना यार, है ना? सिमिलरली अगर प्रधानमंत्री को रिमूव करना है तो कौन रिमूव करेंगे? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे? लोकसभा के कहने पे, है ना? हालांकि लेजिस्लेचर इज रिकमेंडिंग,
बट फाइनल कॉल किसकी है? फाइनली रिमूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी रिमूव करना है तो रिमूव कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे? पार्लियामेंट के कहने पे। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली इन सभी लोगों का क्या होता है यार? रिमूवल। बात समझ आई? लेकिन अगर आपको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, तो प्रेसिडेंट को हटाने में नो एग्जीक्यूटिव इज इन्वॉल्व। नो एग्जीक्यूटिव इज इन्वॉल्व। इट इज प्योरली अ लेजिस्लेटिव एक्शन। डन। प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? एक मोशन लाया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा उसको पास करेगी, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस उसको पास करेगा। जैसे ही दूसरा हाउस उस मोशन को, रेजोल्यूशन को पास करेगा, ठीक है, वैसे ही प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड। यहाँ पे नो एग्जीक्यूटिव इज इन्वॉल्व। और भारत में इकलौते कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी ऐसे हैं, भारत में प्रेसिडेंट इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी जिनकी क्या होती है? इम्पीचमेंट। व्हाई? बिकॉज हेयर नो एग्जीक्यूटिव इज इन्वॉल्व। इट इज प्योरली अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस और प्रोसीजर। डन। बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं यार, उनका रिमूवल होता है। रिमूवल क्यों होता है? बिकॉज वहां पे एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो इन्वॉल्व। वहां पे प्रेसिडेंट इज रिमूविंग दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम पर्टिकुलर ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लेजिस्लेचर। इज दिस क्लियर? बात समझ आ गई? पक्का? ठीक है। तो इसमें इसको लिख लीजिए, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, डेथ, रेजिग्नेशन एंड इम्पीचमेंट। फिर इम्पीचमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे होती है। डेथ, रेजिग्नेशन एंड इम्पीचमेंट। डन। नाउ गिव हेडिंग impeachment of president. How president can be impeached? ठीक है, मैं बोर्ड पे समझा दूं यार, आप लिख लोगे इसको खुद से, या डिक्टेट करवाऊं और फिर समझाऊं? फिर मैं बोर्ड यूज नहीं करूंगा, बोर्ड पे समझा दूं। चलिए ना, देखिए, आर्टिकल 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इज दिस क्लियर? आर्टिकल 61 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ सबसे पहले तो आर्टिकल 61 में ग्राउंड इज मेंशन्ड कि किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जा सकता है। जो ग्राउंड मेंशन्ड है, ग्राउंड इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इज दिस क्लियर? हाउएवर दिस ग्राउंड इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं पे भी कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अगर आपने रेड लाइट को जंप कर दिया, वो भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। समहाउ यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इज दिस क्लियर? तो ग्राउंड इज मेंशन्ड, ग्राउंड इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक ग्राउंड मेंशन्ड है। हाउएवर दिस ग्राउंड इज नॉट डिफाइंड। इस ग्राउंड को डिफाइन नहीं किया हुआ है। इज दिस क्लियर? नाउ अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, देन हु विल डिसाइड कि वेदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? इट विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। व्हाई?
बिकॉज प्रेसिडेंट को इम्पीच कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बात समझ आई? नाउ देखो यार, व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर क्या है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का? पहले इसको सुनिए। सबसे पहले क्या है यार, सबसे पहले तो एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। सबसे पहले एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा अगर आप प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहते हैं। ये रेजोल्यूशन कहाँ पे आ सकता है? ये रेजोल्यूशन लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। किसी भी हाउस में आप रेजोल्यूशन ला सकते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है यार? रेजोल्यूशन मींस इंटेंशन टू एक्ट, कि हाँ भाई हम इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है। अब रेजोल्यूशन लाने के लिए देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर आप रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच करने का, अगर आप प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, मोशन शुरू करना चाहते हैं प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच करने का, देन दिस रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय at least 1/4 of total membership of house, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और रेजोल्यूशन किसको दिया जाएगा? रेजोल्यूशन दिया जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। फॉर एग्जाम्पल ये लोकसभा है, आई एम स्पीकर ऑफ लोकसभा, मैं लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं। इन मेंबर्स को लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। ठीक है, कुछ मेंबर्स को लगता है। अब ये क्या कर सकते हैं? ये एक रेजोल्यूशन ला सकते हैं प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच करने के लिए। अब अगर ये ऐसा कोई रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, देन दिस रेजोल्यूशन शुड बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। डन? मतलब लोकसभा में देयर आर 543 मेंबर्स, इसका 1/4 देख लो कितना है, 135। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मत जाना मैथ्स में, 135। ठीक है। अगर कम से कम इस रेजोल्यूशन को 135 लोग सपोर्ट करेंगे, तभी मैं मोशन स्टार्ट करूंगा। तभी मैं एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर विल स्टार्ट द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मान लो शी केम टू मी कि भाई ये रेजोल्यूशन है, हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहते हैं, तो मैं पहले हाउस में पूछूंगा कि कितने लोग सपोर्ट करते हैं इस रेजोल्यूशन को, कि हम मोशन स्टार्ट करें। अगर 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स विल सपोर्ट, then only I will start the motion. Is this clear? So this resolution should be supported by at least 1/4 of the total membership of house. Is this clear? अगर इसको सपोर्ट मिल जाती है, if it gets the support, ठीक है, तब क्या होगा यार? तब प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे? एक एडवांस नोटिस सर्व करेंगे, किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कितने दिन का? ऑफ 14 days बिफोर स्टार्टिंग द मोशन। बिफोर स्टार्टिंग द मोशन, अब आपने रेजोल्यूशन लेके आए, रेजोल्यूशन को 1/4 मेंबर्स ने सपोर्ट किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे मोशन स्टार्ट करना है। मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं प्रेसिडेंट साहब को एक एडवांस नोटिस दूंगा 14 दिन का। इज दिस क्लियर? कि आपके अगेंस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोशन। वो 14 दिन का एडवांस नोटिस क्यों दिया जा रहा है? दो रीजंस की वजह से। पहली बात तो ये अपने आप को डिफेंड कर लें, है ना। ये बेसिकली अपने आप को अपने डिफेंस में जो भी ये बनाना चाहते हैं वो ये बना लें। इज दिस क्लियर? दूसरी बात, अगर सच में इनसे गलती हुई है, ठीक है, तो भाई बेइज्जती कराने से अच्छा आप रिजाइन ही कर दो। आपको अगर पार्लियामेंट रिमूव करेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। आपकी इमेज पे भी डेंट पड़ेगा, भारत की डेमोक्रेसी पे भी डेंट पड़ेगा कि कैसा प्रेसिडेंट बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया। अगर आप गिल्टी फील कर रहे हैं तो 14 दिन का टाइम है, आप खुद ही रिजाइन कर दो। इज दिस क्लियर? तो इन रीजंस की वजह से 14 डेज का एक एडवांस नोटिस सर्व किया जाता है कि आप अपनी डिफेंस भी तैयार कर लो
और अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो खुद ही रिजाइन कर दो। इज दिस क्लियर? जब 14 दिन हो जाएंगे, जब 14 दिन हो जाएंगे, तब क्या होगा यार, इस पर्टिकुलर हाउस में जिसमें रेजोल्यूशन आया है, लोकसभा या राज्यसभा में, वोटिंग कराई जाएगी। इसमें वोटिंग कराई जाएगी, ठीक है। डिस्कशन होगी पहले, पहले देयर विल बी डिस्कशन कि प्रेसिडेंट साहब ने क्या क्या किया, ठीक है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। उसके बाद हाउस में वोटिंग करवाई जाएगी, ठीक है। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है, इफ रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ये याद है मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2, है ना। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, तब ये रेजोल्यूशन कहां पे जाएगा, इट विल गो टू सेकेंड हाउस। तब ये कहां पे जाएगा, देन इट विल गो टू सेकेंड हाउस। मान लो पहला हाउस था लोकसभा, तो सेकेंड हाउस क्या हो जाएगा, राज्यसभा। इज दिस क्लियर? अब जो सेकेंड हाउस होगा यार, इट विल एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। हाँ जी बोलिए। सर थोड़ा बड़ा लिखेंगे प्लीज। बढ़ा लिखूं? मैं आपको डिक्टेट करा दूंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। चलिए, अब जो सेकंड हाउस है यार, सेकंड हाउस विल एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। डन। जो चार्जेस प्रेसिडेंट साहब के ऊपर लगे हैं, उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने का काम करेगा सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस के पास ऑप्शन होता है, खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। माने राज्यसभा अपने मेंबर्स की कमेटी बना दे और कमेटी को बोले कि इन्वेस्टिगेट करो यार, प्रेसिडेंट ने किया है या नहीं किया। या फिर सेकंड हाउस किसी एजेंसी को भी इन्वॉल्व कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल ईडी को, सीबीआई को, किसी को भी बोल सकता है कि 14 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर हमें इन्वेस्टिगेशन करके दो। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? और जब सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी चांस दिया जाएगा टू डिफेंड हिमसेल्फ। याद है ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना, नोबडी शेल बी पनिश्ड अनहर्ड, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे चांस दिया जाएगा टू डिफेंड हिमसेल्फ। माने प्रेसिडेंट अपने पक्ष में जो भी सबूत हैं, जो भी विटनेसेस है, वो यहाँ पे पेश कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? अब जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब क्या होगा, तब इस हाउस में वोटिंग करवाई जाएगी। मेंबर से पूछा जाएगा कि भाई चलो तुम वोट करो, ठीक है। और अगर इस हाउस में भी ये पास हो जाता है सेम मेजोरिटी से, देन प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड, then president will be impeached. Is this clear? This is the process of impeachment of president. बात समझ आ गई? कोई डाउट है इसमें? पक्का नहीं है? पूछो यार, इतनी आसानी से समझ आ गया? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ग्राउंड इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड नहीं है। हु विल डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है या नहीं, पार्लियामेंट। व्हाट इज द प्रोसीजर, सबसे पहले एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, किसी भी हाउस में ला सकते हो। रेजोल्यूशन लाने के लिए 1/4 ऑफ द मेंबर्स की आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। डन। 1/4 मेंबर कितने, ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, जितनी टोटल मेंबरशिप है कम से कम उसका 1/4 हक में होंगे तभी रेजोल्यूशन आएगा। अगर रेजोल्यूशन को सपोर्ट मिल जाती है, तो प्रेसिडेंट को एडवांस नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का, कि आप अपने आप को डिफेंड कर लो या रिजाइन कर लो, जो भी आपने करना है। डन। उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन होगी कि प्रेसिडेंट ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, और उसके बाद इस रेजोल्यूशन को वोटिंग पे डाल दिया जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी। अगर ये पास हो जाता है बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, तब ये सेकंड हाउस में जाएगा। सेकंड हाउस विल एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस,
ठीक है, ये इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को, या तो खुद से करेगा या किसी एजेंसी को काम दे देगा। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट साहब को मौका दिया जाएगा अपने आप को डिफेंड करने का। और जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब सेकंड हाउस में वोटिंग कराई जाएगी, और अगर सेकंड हाउस में भी ये पास हो जाता है बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, देन प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड। तब प्रेसिडेंट साहब की इम्पीचमेंट हो जाएगी। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? पक्का? लिखिए इसको, लिखिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जो इम्पीचमेंट में सर यूटी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के हैं सर, वो इंक्लूड होते हैं नहीं होते हैं नहीं नहीं नहीं, इम्पीचमेंट में? इम्पीचमेंट में पहली बात तो देखो, इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कैसे मेंबर्स? इलेक्टेड मेंबर्स। उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। डन। Whereas in the process of impeachment of president, only members of parliament take part. ये मेंबर चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। इज दिस क्लियर? ये पेपर में स्टेटमेंट आ सकती है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, इम्पीचमेंट में सभी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे। इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी रोल था, इम्पीचमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई रोल नहीं है। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? चलिए लिखिए। प्रेसिडेंट कैन बी impeached बाय पार्लियामेंट on the ground of violation of constitution, on the ground of violation of constitution। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रैकेट में लिख लो नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको डिफाइन नहीं किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ने कि व्हाट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डन। नाउ आगे लिखिए, प्रोसेस प्रोसीजर लिख लीजिए यार सीधा, मैं पॉइंटर्स में ही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, पहले पॉइंट में लिखिए, रेजोल्यूशन should be brought, should be brought in either house, in either house, which should be supported by, which should be supported by at least 1/4 members, which should be supported by at least 1/4 members of total membership of house, of total membership of house। सेकंड पॉइंट लिखिए, president will be served 14 days advance notice, president will be served 14 days advance notice। 14 दिन का एडवांस नोटिस तो आप याद रख लो, पॉलिटी में किसी को भी रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, स्पीकर को रिमूव करना है, 14 दिन का नोटिस तो देंगे ही देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट विल बी सर्व्ड 14 डेज एडवांस नोटिस, ब्रैकेट में लिख लो, टू गिव हिम अ चांस टू डिफेंड और रिजाइन, टू गिव हिम अ चांस टू डिफेंड और रिजाइन। उनको एक चांस देना अपने आप को डिफेंड कर लें या फिर रिजाइन कर दें। थर्ड लिखिए, आफ्टर डिस्कशन, after discussion in house, after discussion in house, motion should be passed by,
motion should be passed by majority of, after discussion in house, motion should be passed by majority of not less than 2/3, majority of not less than 2/3 of total membership of house, not less than 2/3 of total membership of house. फोर्थ पॉइंट लिखिए, motion will be transferred to other house, motion will be transferred to other house that will act as investigating house, that will act as investigating house. Where president will also get a right, where president will also get a right to defend himself, where president will also get a right to defend himself. Therefore, functions performed by second house, therefore functions performed by second house are quasi judicial in nature. Please underline quasi judicial. Therefore functions performed by second house are quasi judicial in nature. इसका मतलब क्या है? मतलब जुडिशरी की तरह फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है पार्शियली सेकंड हाउस, जहां पे चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट को मौका दे रहे हैं कि आप अपने आप को डिफेंड कीजिए, है ना। नेक्स्ट लिखिए, इफ सेकंड हाउस आल्सो पासेस द मोशन, if second house also passes the motion with not less than 2/3 majority, if second house also passes the motion with not less than 2/3 majority of total membership of house, with not less than 2/3 majority of total membership of house, then president is impeached. Then president is impeached. Is this clear? बात समझ आ गई? पक्का? प्रेसिडेंट में आखिरी चीज, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन प्रेसिडेंट, लास्ट इज whenever there is vacancy in the office of president, अगर कभी भी प्रेसिडेंशियल ऑफिस में वैकेंसी होगी तो who will act as president of India? Vice president. Then vice president will act as president of India. Is this clear? और अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट तब नहीं हुए भारत में, फिर then chief justice of India will act as president of India. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं हुए, फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट will act as president of India. अगर ये भी नहीं हुए, फिर देखो सुप्रीम कोर्ट में देयर आर टोटल 33 जजेस, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 33 के 33 नहीं होंगे, है ना। मान लो 33 ही नहीं हुए यार, फिर कोई ना कोई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, बट हाँ फिर कॉमन सेंस तो यही बोलती है ना, फिर हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होंगे वो बन जाएंगे। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? नाउ अगर वैकेंसी है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, तो वाइस प्रेसिडेंट कितने समय के लिए प्रेसिडेंट बन के रह सकते हैं? फॉर अ मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 6 months।
for a maximum time period of 6 months. इज दिस क्लियर? मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाने ही करवाने पड़ेंगे, ठीक है? इफ एट एनी टाइम देयर इज वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, then vice president of India shall act as president of India for a maximum time period of 6 months. Done? Now, अगर vice president of India is acting as president of India, if he is acting as president of India, तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ओथ लेनी पड़ेगी, किससे? फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्चुअली इसके बाद हमने वाइस प्रेसिडेंट ही पढ़ने हैं, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट। बट अगर कभी भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो उनको ओथ किससे लेनी पड़ेगी? फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है? और जब कभी भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनको वो सारी सहूलतें मिलेंगी जो प्रेसिडेंट को मिलती हैं, ठीक है? इनको राष्ट्रपति भवन भी मिलेगा रहने के लिए, इनको एसपीजी सिक्योरिटी भी मिलेगी, ठीक है? इनको बेसिकली सैलरी भी प्रेसिडेंट वाली मिलेगी। वैसे देयर इज अ डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट गेट्स द सैलरी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? बट इफ वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनको सैलरी कौन सी मिलेगी? जो प्रेसिडेंट को मिलती है। मतलब सारी इमोल्यूमेंट्स, सारी प्रिविलेजेस इनको कौन सी मिलेंगी? प्रेसिडेंट वाली मिलेगी। इज दिस क्लियर? फिर इनके खिलाफ भी कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। सिविल केस करने से पहले 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? ठीक है। नाउ अब यार 2 चीजें होती हैं, एक होती है वैकेंसी, एक होती है एब्सेंस। दोनों में फर्क पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैकेंसी एंड एब्सेंस? वैकेंसी इज कि कोई इंसान परमानेंटली किसी ऑफिस को छोड़ के चला गया, ठीक है? वैकेंसी इज कि मैं पॉलिटी का टीचर हूं, मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, नया आएगा। एब्सेंस इज कि मैंने परमानेंटली इस ऑफिस को नहीं छोड़ा, बट कुछ समय के लिए आई एम नॉट अवेलेबल ड्यू टू एनी रीजन, मेडिकल इमरजेंसी और एनी अदर रीजन, ठीक है? तो बेसिकली प्रेसिडेंट के साथ भी तो दोनों चीजें हैं ना। प्रेसिडेंशियल ऑफिस कैन बी वेकेंट ऑल्सो, वैकेंसी इन द केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन एंड इम्पीचमेंट। और प्रेसिडेंशियल ऑफिस में बेसिकली एब्सेंस भी हो सकती है। मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिल का दौरा पड़ गया, ठीक है, और मेदांता में दाखिल है या एम्स में है, तो बेसिकली प्रेसिडेंशियल फंक्शंस को कैसे डिस्चार्ज करेंगे? वो प्रेसिडेंट तो हैं भारत के, बट ही इज एब्सेंट, है ना? सो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑल्सो, if president of India is absent from his office, then in case of absence also vice president can act as president of India. Is this clear? और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कितने समय के लिए एक्ट कर सकते हैं? देयर इज नो टाइम लिमिट। बस यही बताना था। सुनो ध्यान से, एब्सेंस में 6 महीने कैसे यार? आप ध्यान से सुनिए, एब्सेंस में जितना मर्जी टाइम हो सकता है। अगर वैकेंसी है तो वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। बट अगर एब्सेंस है तो वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ आ रही है? इज दिस क्लियर? अगर पेपर में सवाल आता है आपके पास, अगर पेपर में सवाल आता है स्पेसिफिक, वो यहाँ पे वैकेंसी यूज करता है तो आप 6 महीने लगाएंगे। अगर वो एब्सेंस यूज करता है तो आप लगाएंगे फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम या फिर नो टाइम लिमिट। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर वो जनरल सवाल आपसे पूछता है, अगर वो पेपर में पूछता है कि वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ, तब आप क्या लगाएंगे? 6 मंथ्स। अगर वो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता है देन यू विल एज्यूम कि वो वैकेंसी पूछ रहे। बात समझ आ रही है?
इज दिस क्लियर? जनरल सवाल पूछता है तो आप एज्यूम करेंगे कि वो वैकेंसी का पूछ रहे। अगर वो स्पेसिफिक वैकेंसी पूछता है तो 6 महीने, स्पेसिफिक एब्सेंस पूछता है तो नो टाइम लिमिट। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? लिख लो इसको, नोट कर लो। अच्छा, कोई ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने एक्ट किया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू वैकेंसी और एब्सेंस इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? होमवर्क है, लिखो। बहुत सारे होमवर्क्स दे दिए मैंने आपको, है ना? आप देखेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग, सवाल आ सकता है ना, हु अमंग द फॉलोइंग एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि वो प्रेसिडेंट थे नहीं, बट दे एक्टेड, जस्ट बिकॉज वो कोई और पोस्ट को ऑक्यूपाई करते थे और प्रेसिडेंशियल ऑफिस में वैकेंसी या एब्सेंस थी, देयरफॉर दे एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं, भारत के ऐसे चीफ जस्टिस भी थे जिन्होंने एक्ट किया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इज दिस क्लियर? तुम देख ही लो यार। बीवी गिरी थे ना जिन्होंने जाकिर हुसैन की डेथ। बीबी गिरी ऑल्सो एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये सारे प्री के सवाल बनते हैं यार, ठीक है। ये देखिए, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एंड बीडी जत्ती, दे सर्व्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट टिल नाउ। बात समझ आई? अब आपका होमवर्क है, आप देखेंगे कि वीवी गिरी ने किसकी जगह एक्ट किया था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किसकी जगह एक्ट किया था, और बीडी जत्ती ने किसकी जगह एक्ट किया था। ठीक है, और तीनों में से वाइस प्रेसिडेंट कौन थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? बात समझ आई? वीवी गिरी एक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नीलम संजीवा रेड्डी जैल सिंह, ये क्या दो लिख रखे हैं यार? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, देखिए, ही वॉज द 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ही एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट। ठीक है, यूनियन में हमने पहले एग्जीक्यूटिव को पूरा कर दिया, डेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पढ़ के आए हो, कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में नो टाइम पीरियड इज मेंशन्ड, ठीक है, और कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। हम्म, हम्म, हम्म। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रेसिडेंट विल डिसाइड द मर्सी पिटिशंस विद इन 40 days, बट इसकी कंप्लाइंस नहीं होती है बहुत बार। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नो टाइम पीरियड इज मेंशन्ड। अगर आपके पास जनरल सवाल आ जाता है ना यार, कि ये टाइम लिमिट है, तो आप उसको रॉन्ग मार्क करोगे। बिकॉज पता क्या है, बिकॉज आप पढ़ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पॉलिटी इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपसे अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस मान रहे हैं। हाँ, अगर वो स्पेसिफिक पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड द टाइम लिमिट, तो सही है, फिर आंसर सही है। अगर वो जनरल पूछता है कि टाइम लिमिट है प्रेसिडेंट के ऊपर, तो नहीं है, बिकॉज जनरल सवाल में यू विल एज्यूम कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, बताओ कोई डाउट हो प्रेसिडेंट में? एनी डाउट? देख लो, पन्ने पलट के देख लो, पेज पलट के देख लो, प्रेसिडेंट कंप्लीट हो चुके हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आधे घंटे का ही टॉपिक है।
कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड यूएस प्रेसिडेंट, तो आप कंपेयर कर सकते हो। राइट फ्रॉम क्वालिफिकेशन यू कैन कंपेयर। हाँ, आप देखो कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ होना चाहिए, यूएस वाला भारत में कोई भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन के बाद आप इलेक्शंस में कंपेयर कर सकते हो कि इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। उसके बाद आप पावर्स में कंपेयर कर सकते हो, यार इंडियन प्रेसिडेंट इज ओनली अ नॉमिनल हेड, वेयर एज अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एज वेल एज रियल हेड। ठीक है, तो आपके पास बहुत कुछ है कंपेयर करने के लिए। जितना आपने अभी पढ़ा है सबको समेट लो और आप कंपेयर कर दो। ठीक है भाई, यूएस फॉलोज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना, तो वहां पे सिंगल हेड है प्रेसिडेंट, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वही हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो दो हेड है, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्रधानमंत्री, हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट। है ना, तो इंडिया वाले नॉमिनल हेड है, उन वाले नॉमिनल भी है और रियल भी है ना, तो आप बहुत बहुत कर सकते हो। वीटो पावर में आप बोल सकते हो ही इज ऑल्सो हैविंग क्वालिफाइड वीटो, इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। यू कैन कंपेयर। अगर इम्पीचमेंट की बात करोगे तो उनकी इम्पीचमेंट बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू इंडियन प्रेसिडेंट। वहां पे 3/4 मेजोरिटी चाहिए, 75%। हमारे यहाँ 2/3 चाहिए, 66%। ठीक है, तो यू कैन कंपेयर। और बताओ, पीवी क्यूज देखे आपने प्रेसिडेंट के ऊपर? क्या रखे हैं प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चंस मेंस में? हाँ, इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट, और यूएस का प्रेसिडेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। और करे वाइस प्रेसिडेंट शुरू। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, हाँ, किसमें? हाँ, लास्ट इस बार के यूपीएससी प्री में ही था क्वेश्चन, मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया था कि हाँ हाँ, कुछ आंसर की उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दे रही है, कुछ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दे रही है। ठीक है, आई आई वेंट विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये तो यूपीएससी बताएगा जब उनकी आंसर की आएगी कि उन्होंने क्या आंसर दिया। ऐसे 2-3 सवाल हमेशा होते हैं। ठीक है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट की आंसर की उठा लेना, आपको 5-6 सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे जो आंसर अलग अलग है यूपीएससी की आंसर की से। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली फिर यूपीएससी बताएगा कि उसने क्या किस तरीके से, देखो इट डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन, है ना। तो यही होती है थोड़ी सी डेस्टिनी और किस्मत, जहाँ पे किसी का बस नहीं चलता भाई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे, 1-2 सवाल आपको हर पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो यार, प्रेसिडेंट इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। डन। दूसरी बात, एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, PRECEDENCE। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि किसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको सेकंड दी जाएगी, इट इज मेंशन्ड। ये बेसिकली मेंशन्ड है हमारे स्टैट्यूट में, हमारे लॉज में, कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी फंक्शन है,
तो सबसे एंड में कौन आते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट को वेलकम करते हैं सभी। और पहली चेयर किसको मिलती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात समझ आई? बिकॉज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पहला रैंक किसका है? प्रेसिडेंट का। इज दिस क्लियर? और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सेकंड रैंक किसका है? वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट इज रैंक्ड एट नंबर 2 इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। बात समझ आई? कोई भी फंक्शन हो यार, कहीं पे भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, जो सबसे अथॉरिटी में बड़ा इंसान होता है वो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे पहली चेयर उनको वेलकम होगी, जब वो आएंगे तो सभी खड़े हो जाएंगे। बात समझ आई? दिस इज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। भारत में भी एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बना हुआ है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, स्पीकर, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, है ना? नहीं तो कल को तो क्या होगा, ये कुर्सियां बिछी हुई हैं, कोई रिपब्लिक डे की परेड है, इलेक्शन कमिश्नर सबसे आगे आगे बैठ गए, प्रधानमंत्री ने बोला खड़ा हो मैं बैठूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इज दिस क्लियर? सो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज डिसाइडेड। बात समझ आई? तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पहला रैंक किसको दिया गया है? भारत के प्रेसिडेंट को। सेकंड रैंक किसको दिया गया है? टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? नाउ भारत के वाइस प्रेसिडेंट किस तरह से बनते हैं? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड जस्ट लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होते हैं। डन। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इज दिस क्लियर? पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स, माने लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हो चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, हर एक मेंबर विल टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। डन। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट के मेंबर्स को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। इज दिस क्लियर? ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हर एक मेंबर की वोट की वैल्यू होती थी। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हर एक इंसान की वोट की वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर? वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी जीतने के लिए आपको कितनी वोट चाहिए? मोर देन 50% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड। टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड। इसलिए वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी कैसे होता है? बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस सीक्रेट बैलेट। सेम है जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होता है बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। मतलब वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी कोई विप इशू नहीं की जा सकती है। हर एक इंसान अपनी मर्जी से वोट करेगा। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? नाउ द पर्सन इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन होने के बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इलेक्शन में, तो डिस्प्यूट कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल। इज दिस क्लियर? और अगर सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड करार कर देता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, तो जितने डिसीजंस वाइस प्रेसिडेंट ने लिए हैं वो वैलिड रहेंगे या इनवैलिड हो जाएंगे? दे विल रिमेन वैलिड। दे विल रिमेन वैलिड जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। इज दिस क्लियर? उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएंगे। ओथ कौन दिलवाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात समझ आई? हु विल एडमिनिस्टर ओथ टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डन। इतना लिखिए। हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ 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 हाँ, कोई जरूरी काम तो नहीं था। ओके, चलिए लिखिए। ये लिख लो यार, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। लिखिए, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। वाइस प्रेसिडेंट is elected by an electoral college which comprises all members of parliament, which comprises all members of parliament. Underline कर लो, all members of parliament. The value of vote, the value of vote of each member is equal to 1. The value of vote of each member is equal to 1. To be elected as vice president, to be elected as vice president, a candidate needs to secure, to be elected as vice president, a candidate needs to secure at least 50%, नहीं, more than 50%, at least नहीं, a candidate needs to secure more than 50% of total valid votes polled. A candidate needs to secure more than 50% of total valid votes polled. Therefore, he is elected by, he is elected by a system of proportional representation. He is elected by a system of proportional representation and single transferable vote, and single transferable vote through secret ballot, through secret ballot. डन। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, if any dispute arises, if any dispute arises in the election of vice president, if any dispute arises in the election of vice president, then it shall be heard by Supreme Court, then it shall be heard by Supreme Court, whose decision in this regard, whose decision in this regard shall be final, whose decision in this regard shall be final. And further, if Supreme Court invalidates the election of vice president, if Supreme Court invalidates the election of vice president, then also the decisions taken by him, then also the decisions taken by him shall remain valid, shall remain valid. प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आरओ कौन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल, है ना, दे टेक टर्न्स। वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी इट इज सेम। इज दिस क्लियर? लिखिए, द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, the elections are conducted by election commission of India, and the secretary general of Lok Sabha
and the Secretary General of Lok Sabha and Rajya Sabha, the Secretary General of Lok Sabha and Rajya Sabha take turns to be ex officio returning officers. To be ex officio returning officers. Done? Pakka? Now write qualifications. What are the qualifications which are required to contest the election of president? Raise your hands. एक एक क्वालिफिकेशन बताओ प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. हाँ, प्रेसिडेंट के लिए बताओ, कोई भी एक बताओ. हाँ, he should have completed the age of 35 years. Good. हाँ, shall be a citizen of India. दो हो गई. तीसरा, he should not hold any office of profit. तीन हो गई. चौथी, he should be qualified to be elected as member of लोक सभा. ये चार क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है. पांचवा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट लॉ बना के और क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है. पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है. यस. कितनी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर रखी है? दो. कौन कौन सी? 50 प्रोपोजर, 50 सिकॉन्डर्स, और दूसरी 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट विद आरबीआई. आप देखो, वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन भी सेम है विद टू डिफरेंसेस. ठीक है. What are the qualifications which are required to contest the election of vice president? पहली सेम है, the person should be citizen of India. दूसरी भी सेम है, he should have completed the age of 35 years. थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है. प्रेसिडेंट की क्या है कि बंदा क्वालिफाई होना चाहिए टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा. वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, बंदा क्वालिफाई होना चाहिए टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा. इज दिस क्लियर? उधर लोकसभा है, इधर क्या है, राज्यसभा. फोर्थ क्या है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. फोर्थ इज सेम. फर्दर, इस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि पार्लियामेंट और क्वालिफिकेशंस को प्रिस्क्राइब कर सकता है. पार्लियामेंट ने दो और क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर रखी है. पहली, प्रेसिडेंट के केस में कितने प्रपोजर और सिकॉन्डर चाहिए? 50-50. वाइस प्रेसिडेंट के केस में कितने चाहिए? 20-20. बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टर्स आर लेस. उधर ज्यादा लोग इलेक्टर है ना यार, इधर कम है. तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में कितने प्रपोजर चाहिए? 20. सिकॉन्डर कितने चाहिए? 20. और आरबीआई के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी? 15,000. सेम. बात समझ आई? तो लिखिए क्वालिफिकेशंस. लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स 4 क्वालिफिकेशंस. पहली लिखिए सिटीजन ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकंड इज एज शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 35 years. एज शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 35 years. थर्ड लिखिए पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा. पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा. फोर्थ लिखिए शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. डन. नेक्स्ट लिखिए फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट. फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब other qualifications where parliament has prescribed two other qualifications. Where parliament has prescribed two other qualifications.
डन। पहली लिखिए, हिज कैंडिडेचर शुड बी सपोर्टेड बाय 20 proposers and 20 seconders. His candidature should be supported by 20 proposers and 20 seconders. सेकंड लिखिए, 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट विद आरबीआई। 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट विद आरबीआई। बात समझ आई? सेम है यहाँ पे भी यार, अगर 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स नहीं मिलती हैं तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त कर लिया जाएगा। डन। ओथ कौन दिलवाएगा? लिख लो, प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या तो प्रेसिडेंट खुद एडमिनिस्टर करेंगे ओथ को, या फिर कोई और पर्सन एडमिनिस्टर कर सकता है हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन हिज बिहाफ। माने इफ आई एम प्रेसिडेंट, ही इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या तो मैं खुद इनको ओथ दिलवाऊंगा या फिर मैं अपने बिहाफ पे किसी और को अपॉइंट कर सकता हूं कि आप ओथ दिलवा दो। बात समझ आई? उसके बाद है यार वैकेंसी। वैकेंसी, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी यार? डेथ, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। लिख लो, डेथ, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देंगे? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। डेथ, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। नेक्स्ट इज रिमूवल। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए कौन रिमूव करेगा यार वाइस प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट। रिमूवल का मतलब ही है एग्जीक्यूटिव एक्शन, कि एग्जीक्यूटिव इज इन्वॉल्व, है ना। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? ओनली लेजिस्लेचर इज इन्वॉल्व। रिमूवल मींस एग्जीक्यूटिव इज इन्वॉल्व। लक्ष्मीकांत में सुप्रीम कोर्ट के जज की भी इम्पीचमेंट लिखी हुई है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है वहां पे लिखा हुआ है इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो गलत है, डेट शुड बी रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। डन। नाउ अब देखिए यार, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। इज दिस क्लियर? नाउ सबसे पहली बात तो यहाँ पे आती है ग्राउंड, कि किस ग्राउंड पे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नो ग्राउंड इज मेंशन्ड। नो ग्राउंड इज मेंशन्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं कर रखा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए ग्राउंड मेंशन्ड है, क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। नो ग्राउंड इज मेंशन। बात समझ आई? अब क्यों रिमूव करना है, डेट डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की डिस्क्रिशन है, उन पे डिपेंड करता है कि वो क्यों रिमूव करना चाहते हैं। किसी भी वजह से वो रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई भी ग्राउंड नहीं दे रखा है। डन। अब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए भी, इनको रिमूव करने के लिए भी सबसे पहले तो एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा।
और ये रेजोल्यूशन कहाँ पे लाया जा सकता है? ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन राज्यसभा। ये मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों है ऐसा बाद में अभी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन कहाँ पे लाया जा सकता है? सिर्फ राज्यसभा में। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए कहाँ पे लाया जा सकता है? किसी भी हाउस में। डन। तो यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन लाया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। डन। अब जब रेजोल्यूशन लाया जाएगा तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है 1/4 मेंबर्स की सपोर्ट की। इज दिस क्लियर? यहाँ पे देर इज नो कंडीशन कि 1/4 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। कोई भी मेंबर राज्यसभा में रेजोल्यूशन ला सकता है। इज दिस क्लियर? अब जब रेजोल्यूशन लाया जाएगा तो सबसे पहले तो 14 डेज का एक एडवांस नोटिस दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को कि भाई आपको हटाने का एक रेजोल्यूशन आया है राज्यसभा में, आप अपने आप को डिफेंड करने की जो भी तैयारी है कर लो, या रिजाइन करना चाहते हो तो रिजाइन दे दो अगर आपसे गलती हुई है। डन। उसके बाद यार इस रेजोल्यूशन पे डिस्कशन होगी राज्यसभा में, ठीक है, क्योंकि कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है तो कोई भी ग्राउंड हो सकता है। इस ग्राउंड पे डिस्कशन होगी। इस डिस्कशन में वाइस प्रेसिडेंट को चांस दिया जाएगा अपनी डिफेंस में बोलने का, अपने डिफेंस में एविडेंसेस रखने का। डन। और इसके बाद इस डिस्कशन पे वोटिंग करवाई जाएगी। कहाँ पे? राज्यसभा में। और अगर ये पास हो जाता है, ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है, इफ इट पासिस, कौन सी मेजोरिटी से? बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। अगर ये पास हो जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी से, व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? मोर देन 50% ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ हाउस। याद है ऑल द देन मेंबर्स क्या होते हैं? टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंसीज, है ना। टोटल मेंबर माइनस वैकेंसीज आर ऑल द देन मेंबर्स ऑफ हाउस। अगर ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाता है तब ये रेजोल्यूशन कहाँ पे जाएगा? इट विल गो टू लोकसभा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में इस पे डिस्कशन कराई जाएगी, और लोकसभा में डिस्कशन के बाद इस पे क्या कराई जाएगी? वोटिंग। और अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है, कौन सी मेजोरिटी से? बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय सिंपल मेजोरिटी। तब ये कहाँ पे जाएगा? इट विल गो टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट फाइनली क्या करेंगे? ही विल रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात समझ आई? पक्का? देखो डिफरेंसेस क्या है। प्रेसिडेंट इम्पीच होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रिमूव होते हैं। इम्पीचमेंट इज अ प्योरली लेजिस्लेटिव प्रोसेस, रिमूवल इज अ मिक्सचर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। मतलब रिमूव कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए ग्राउंड इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए मोशन लाया जा सकता है, रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में, और दैट रेजोल्यूशन शुड बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन कहाँ पे लाया जा सकता है? सिर्फ राज्यसभा में, और 1/4 जैसी कोई कंडीशन नहीं है। दोनों को 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है, इट शुड बी पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, इट शुड बी पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा। इफ पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा, इट विल गो टू लोकसभा। लोकसभा में डिस्कशन होगी, एंड इफ इट इज एग्रीड बाय लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? द resolution for removal of vice president should be passed by Rajya Sabha by effective majority, ठीक है, and then it will go to Lok Sabha, and if agreed by Lok Sabha,
देन इट विल गो टू प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज रिटन कि इफ एग्रीड टू इट बाय लोकसभा, एग्रीड टू इट बाय लोकसभा का मतलब सिंपल मेजोरिटी, देन इट विल गो टू प्रेसिडेंट एंड फाइनली प्रेसिडेंट विल रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। बात समझ आई? पक्का? आसान है? बहुत इजी है। लिखिए लिखिए, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। He can be removed by president on the recommendation of parliament। रिमूवल का आर्टिकल है आर्टिकल 67, अगर आर्टिकल भी याद रखना है। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का है 61, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का है 67। He can be removed by president on the recommendation of parliament। इसमें लिखिए नो ग्राउंड इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो ग्राउंड इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, no ground is mentioned in constitution for the removal of vice president नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल कैन बी ब्रोट ओनली इन राज्यसभा। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल कैन बी ब्रोट ओनली इन राज्यसभा ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो एडवांस नोटिस ऑफ 14 days विल बी सर्व्ड टू वाइस प्रेसिडेंट। ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखिए आफ्टर डिस्कशन इन राज्यसभा, आफ्टर डिस्कशन इन राज्यसभा if passed by Rajya Sabha, after discussion in Rajya Sabha, if passed by Rajya Sabha by effective majority, by effective majority, then it will go to Lok Sabha and if Lok Sabha agrees to it, and if Lok Sabha agrees to it, ब्रैकेट में लिख लीजिए by simple majority, if Lok Sabha agrees to it by simple majority, then president shall remove, then president shall remove the vice president, then president shall remove the vice president। Is this clear? बात समझ आई? पक्का? चलिए आज इतना ही करते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ कम है, ठीक है? कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अगर आप इसको प्लीज पढ़ के आना यार, छुट्टियों में पढ़े थे पॉलिटी, इसको पढ़ के आओ, मैं सवाल पूछने शुरू करूंगा आप क्लास में, ठीक है? थोड़ी बहुत जलालत भी किया करूंगा जिसको आंसर नहीं आएगा, ठीक है? तो प्लीज इसको पढ़िए, पुराना रिवाइज करो, ठीक है? और कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछने का काम करें। जो आपको होमवर्क देता हूँ वो जरूर कर लिया करो यार, वो बहुत जरूरी है, ठीक है? बात समझ आई? चलिए ठीक है, थैंक यू।